हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। पियाजे की थ्योरी को हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, तो आज हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम का मीनिंग देखते हैं। कॉग्निशन को कॉग्निटिव डेवलपमेंट से भी डिनोट किया जाता है। The inner processes and products of mind that leads to knowing is called as cognition। जो भी inner processes होते हैं जो कि माइंड के अंदर चल रहे होते हैं और उन inner processes से जो प्रोडक्ट की फॉर्म में थॉट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि किसी भी चीज़ को जानने के और हमें अग्रसर करते हैं, तो उनको बोला जाता है कॉग्निशन। उस चीज़ को बोला जाता है कॉग्निशन प्रोसेस। उस प्रोसेस और जो प्रोडक्ट थिंकिंग के फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोला जाता है कॉग्निशन। ऑल मेंटल एक्टिविटीज आर पार्ट ऑफ कॉग्निशन। जितनी भी ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, मेंटल एक्टिविटीज होती हैं, वो कॉग्निशन का पार्ट होती हैं, सच एज अटेंशन, प्लानिंग, कैटेगराइजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, क्रिएटिविटी, सिंबलाइजिंग एक्सेट्रा। ये सभी मेंटल एक्टिविटीज जो है कॉग्निशन या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट होती हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है या फिर कॉग्निशन टर्म जो है वो बेसिकली माइंड से रिलेटेड है, जो कि एबिलिटी होती है रीजनिंग करने की, थिंकिंग करने की, तो उसको कॉग्निशन या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कुछ संज्ञानात्मक विकास के कुछ ज़रूरी पहलू कौन-कौन से हैं। तो नंबर 1 है मैपिंग आउट अ टिपिकल कोर्स टू आइडेंटिफाई इफ मोस्ट चिल्ड्रन गो थ्रू सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो नक्शा तैयार करने में, किसी भी टिपिकल कोर्स का नक्शा तैयार करने में मदद करता है, जो कि आइडेंटिफाई करता है जो मैप होता है वो ये पहचानने में मदद करता है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं जो उस कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या ज़्यादातर बच्चों में सेम ट्रांसफॉर्मेशन होना पॉसिबल है। देन सेकंड पॉइंट है एग्जामिनिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है हमको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जांचने में हेल्प करता है। देन थर्ड पॉइंट है हाउ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स वर्क टुगेदर टू अर्न चेंज। कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्रू हमको ये पता चलता है कि जो बदलाव है, जो बदलाव होने वाला है उसमें कैसे जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। इन दोनों के बिना जो है चेंज होना पॉसिबल नहीं होता। तो हमने कॉग्निशन या फिर जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोला जाता है उसका मीनिंग हमने देख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम पियाजे के बारे में देख लेते हैं। जो पियाजे हैं वो स्विट्जरलैंड के सिटीजन हैं, ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। देन पियाजे ने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। तो कुछ इम्पोर्टेंट आइडियाज़ क्या हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के पीछे, जो कि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं। तो नंबर 1 है इंटेलिजेंस इज एन एक्टिव, कंस्ट्रक्टिव एंड डायनामिक प्रोसेस। जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, वो एक सक्रिय, कंस्ट्रक्टिव और साथ में गतिशील प्रोसेस होता है। डायनामिक मतलब जैसे जैसे हमारी स्टेज जो है चेंज होती जाती है, हम एक एज से दूसरी एज में आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है उसमें भी चेंज होता रहता है, इसलिए जो है इंटेलिजेंस को डायनामिक प्रोसेस बोला है। सेकंड पॉइंट है मिस्टेक्स मेड बाय चिल्ड्रन हेल्प अस इन मेकिंग सेंस ऑफ देयर थॉट प्रोसेस एट दैट पर्टिकुलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जो भी बच्चा मिस्टेक करता है वो हमको हेल्प करता है ये बताने में कि जो बच्चा है वो किसी पर्टिकुलर स्टेज में किस तरह से सोच रहा होता है। तो टीचर्स को मिस्टेक्स को एज अ अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, ना कि उसको एक हर्डल मानना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। विद टाइम स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग चेंजेस
बट these modes are based on their earlier structures। तो टाइम के साथ बच्चों में थिंकिंग का जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होता है, पर जो थिंकिंग का स्ट्रक्चर चेंज होता है उनका मोड जो है वो बेस्ड होता है उनके अर्लियर थिंकिंग स्ट्रक्चर के ऊपर। अब हम देखते हैं कि पियाजे ने अपनी थ्योरी में क्या बताने की कोशिश की है। तो Piaget's theory tries to unify how biology and experience shapes cognitive development। तो Piaget ने अपनी थ्योरी में ये बताने की कोशिश की है कि कैसे बायोलॉजी और एक्सपीरियंस जो है इकट्ठे होकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आकार देते हैं। Then next point है he believed that like our physical bodies which adapt to the world, we also build mental structures which help in adapting to the world। तो प्याजे का ये विश्वास था कि जिस तरह से हमारी फिजिकल बॉडी जो है, हमारी हार्ड बॉडी जो है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अडेप्ट करती है, आसपास के वर्ल्ड के साथ सामंजस्य बिठाती है, उसी तरह से हमारे जो मेंटल स्ट्रक्चर हैं वो भी हेल्प करते हैं आसपास की दुनिया के साथ सामंजस्य बिठाने में। Then next point है we organize our experiences into schemas, frameworks that place concepts, object etc. into categories। तो हम जो हैं अपने एक्सपीरियंसेस को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको हम स्कीमास में ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि फ्रेमवर्क होती है, जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स को कैटेगरीज में जो है बांट कर रखते हैं। तो अब हम देखते हैं सम की कॉन्सेप्ट्स इन पियाजेस थ्योरी, जो कि पियाजे ने अपने थ्योरी में इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। अब हम उनको डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? तो दीज आर एक्शंस, मेंटल रिप्रेजेंटेशंस दैट चेंज विद एज। तो स्कीमास जो है, जो भी आप एक्शन कर रहे हो, जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, तो ये भी एक स्कीमा आपके माइंड में बना रहा है। देन जो भी मेंटल रिप्रेजेंटेशन होगी, तो वो सभी जो हैं वो स्कीमास होते हैं जो कि एज के साथ चेंज होते रहते हैं। पहले हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम न्यू इंफॉर्मेशन को जो है एक्सेप्ट करते हैं स्कीमा में, और फिर कैसे इंटरप्रेट करते हैं अपने आसपास के वर्ल्ड को। तो सबसे पहले आपके माइंड में स्कीमा बना होता है, ठीक है। देन उसके बाद जो है एसिमिलेशन का प्रोसेस हो गया। तो एसिमिलेशन में क्या होता है, किसी भी नई इंफॉर्मेशन को जो है कंफर्टेबली फिट करते हैं करंट स्कीमा जो आपके माइंड में ऑलरेडी होता है, तो उस प्रोसेस को एसिमिलेशन बोला जाता है। देन एसिमिलेशन के बाद आपके माइंड में एक इक्विलिब्रियम की स्टेट बन जाती है, ठीक है, यानी कि कंफर्टेबल की स्टेट बन जाती है जिस चीज को आप जानते हो और जो एक्सपीरियंस आपके वर्ल्ड के अराउंड होता है, तो उस चीज से आपके माइंड में एक कंफर्टेबल स्टेट बन जाती है। देन उसके बाद आपके सामने न्यू सिचुएशन को रखा जाता है, ठीक है। तो न्यू एक्सपीरियंस को आपके सामने रखा जाता है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ। जब आपके सामने न्यू सिचुएशन को रखा जाता है, तो फिर आप में जो है कंफ्यूजन की स्टेट जो है क्रिएट होती है, जिसको डिसइक्विलिब्रियम बोला गया। यानी कि यहाँ पर जो है, जो आपके माइंड में स्कीमा फिट है, वो स्कीमा जो है न्यू सिचुएशन की स्कीमा के साथ जो है लिंक नहीं हो पाता, तो वो स्टेट को बोला गया डिसइक्विलिब्रियम, जिससे आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। देन उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एकोमोडेशन का प्रोसेस होता है, जहाँ पे कि जो स्कीमा आपके माइंड में पहले से था और फिर उस स्कीमा में जो चेंज किया गया, उस स्कीमा में जो चेंज किया गया, तो उसके बाद जो चेंज स्कीमा है उसमें बदलाव किया गया, ठीक है। यानी कि इन ऑर्डर फॉर द न्यू इंफॉर्मेशन टू बी एक्सेप्टेड, योर ओल्ड स्कीमा दैट इज कंफ्लिक्टिंग विद इट नीड्स टू बी चेंज। तो जो आपका ओल्ड स्कीमा था, तो उसमें जो है फिर आप बदलाव जो करते हो, कंफ्यूजन क्रिएट होने के बाद जो बदलाव आपके
स्कीमा में आता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है एकोमोडेशन। और एसिमिलेशन से लेकर ये जो एकोमोडेशन का प्रोसेस होता है इस इसी को बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड अडेप्टेशन। अडेप्टेशन में जो है ये दोनों प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट कि पियाजे ने अपनी थ्योरी में बताया है वो है असेमिलेशन। असेमिलेशन क्या होता है? whenever we have a new experience we try to make sense of it by fitting it into a schema we already have। जब भी कभी हमको न्यू एक्सपीरियंस होता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको फिट करें उस स्कीमा के अंदर जो कि हमारे माइंड में पहले से है, यानी कि ऑलरेडी जो स्कीमा हमारे माइंड में है उस स्कीमा में न्यू एक्सपीरियंस को फिट करना असाइमुलेशन का प्रोसेस कहलाता है। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल अ चाइल्ड मे हैव अ न्यू काइंड ऑफ सैंडविच with different feeling but very similar to the one he she had earlier। तो किसी बच्चे को जो है एक बच्चे को एक नई तरह की सैंडविच दी जाती है जो कि डिफरेंट उस सैंडविच में जो है डिफरेंट फीलिंग होती है जो कि सिमिलर होती है उसी सैंडविच की तरह होती है जो कि उसने पहले से खाई होती है। ठीक है, उसमें जो फीलिंग है वो डिफरेंट है पर वो सैंडविच देखने में तो उसी की तरह है जो कि उसने पहले खाई है। दैट ही शी अंडरस्टैंड्स एज अ फूड दैट वाज कंज्यूम्ड अर्लियर। तो जो उसने पहले सैंडविच खाया है तो जो वो नए सैंडविच को खा रहा है बच्चा तो जो कि फीलिंग से डिफरेंट फीलिंग से भरा होता है तो वो उस फूड को समझता है वही फूड समझकर खाता है कि जो उसने पहले सैंडविच खाया ये सैंडविच भी सेम उसी तरह का है। तो fitting new experiences easily into our pre-existing schemas is called as assimilation। तो न्यू एक्सपीरियंस को जो है पहले से एग्जिस्ट कर रहे स्कीमा के अंदर फिट करना ही असाइमुलेशन कहलाता है जो कि हमने सैंडविच के एग्जाम्पल के थ्रू समझा। असाइमुलेशन के डिसइक्विलिब्रियम का प्रोसेस आता है। तो डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है? इट कैन बी एन अनकंफर्टेबल स्टेट फॉर एन इंडिविजुअल। तो डिसइक्विलिब्रियम जो है अनकंफर्टेबल स्टेट होती है किसी भी पर्सन के लिए। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। इफ द चाइल्ड इज सर्व्ड with food he she has never seen earlier they may not connect it with their schema for food। This may throw them in a state of confusion and this is called as disequilibrium। तो अगर किसी बच्चे को फूड सर्व किया जाता है जो कि उसने पहले कभी नहीं देखा होता तो वो उस फूड से जो है उस फूड की स्कीमा को जो है कनेक्ट नहीं कर पाता जो उसने पहले से फूड कंज्यूम किया है तो उसके साथ वो उसको कनेक्ट नहीं कर पाता जो कि उसके माइंड में कंफ्यूजन की स्टेट को अराइज करती है। और इसी जो कंफ्यूजन की स्टेट जो ये कंफ्यूजन की स्टेट उसके माइंड में अराइज होती है उसी कंफ्यूजन की उस अनकंफर्टेबल की स्टेट को ही डिसइक्विलिब्रियम बोला गया है। यानी कि आप न्यू सिचुएशन जो है बच्चे के सामने रख रहे हो जिसमें बच्चा जो है कंफ्यूज हो रहा है तो इसी कंफ्यूजन की स्टेट को डिसइक्विलिब्रियम बोला गया है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन में क्या होता है? बाय दिस वी क्रिएट न्यू स्कीमास साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। तो एकोमोडेशन प्रोसेस के थ्रू जो है न्यू स्कीमास को क्रिएट किया जाता है। स्कीमास मतलब जो कि साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसा कि हमने देखा कि डिसइक्विलिब्रियम में जो है जब बच्चे के अंदर कंफ्यूजन की स्टेट अराइज हो जाती है और डिसइक्विलिब्रियम में जो है बच्चा जो है जो उसके माइंड में ऑलरेडी स्कीमा होता है उस स्कीमा के साथ जो है वो न्यू सिचुएशन में जो है न्यू स्कीमा में वो कनेक्ट नहीं कर पाता तो कंफ्यूजन की स्टेट क्रिएट हो जाती है। और जब कंफ्यूजन की स्टेट क्रिएट हो जाती है तो मतलब उसमें बदलाव
होगा। या फिर एकोमोडेशन का ये मतलब होता है कि मॉडिफाई आवर एग्जिस्टिंग स्कीमा व्हेन वी रियलाइज दैट आवर पैटर्न ऑफ एक्टिंग ऑन द एनवायरनमेंट, वेज ऑफ थिंकिंग डू नॉट फिट आवर एनवायरनमेंट। या फिर एकोमोडेशन को क्या बोला जाता है कि जो बदलाव होता है जो कि पहले से एग्जिस्टिंग स्कीमा है, जैसे कि हमने सैंडविच के एग्जांपल में देखा, तो सैंडविच का जो स्कीमा हमारे माइंड में पहले से फिट है, यानी कि बच्चे के माइंड में जो पहले से फिट है, तो उसके सामने जो है नया सैंडविच जब रखा जाता है जिसमें कि फीलिंग अलग होती है, तो उसके माइंड में कन्फ्यूजन की स्टेट क्रिएट हो जाती है। तो एकोमोडेशन में जो है बच्चे को ये रियलाइज होता है कि जो पैटर्न है, स्कीमा का जो पैटर्न है वो जो है फिट नहीं कर पा रहा, या फिर जिस तरह से वो सोचता है तो वो फिट नहीं हो पा रहा उसके नए एनवायरनमेंट के साथ। जो नया सिचुएशन उसके सामने क्रिएट की गई, तो उसके साथ जो है जब पहले का स्कीमा जब फिट नहीं हो पाता, तो उसी प्रोसेस को जो है एकोमोडेशन बोला जाता है। तो अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। For example, the child gradually realizes the difference between the features of the two animals, dog and cat. She is forced to accommodate and she creates a new psychological structure to fit in the new information which is generated as she repeatedly encounters the cat. जैसे कि बच्चा है उसको धीरे धीरे रियलाइज होता है टू एनिमल्स के फीचर के बीच। तो टू एनिमल्स क्या लिए हैं, डॉग और कैट। तो एकोमोडेशन में जो है बच्चे को धीरे धीरे रियलाइज होता है कि जो डॉग है और वो जो कैट है उनके फीचर्स में डिफरेंस है। डॉग के भी चार टांगे होती है, कैट की भी चार टांगे होती है, दो कान होते हैं, कैट के भी दो कान होते हैं, बट डॉग और कैट में डिफरेंस उनकी साउंड का होता है। डॉग जो है भौ भौ करेगा और कैट जो है म्याऊ 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 करती है। तो जो बच्चा है उसको फोर्स किया जाता है अकोमोडेट करने के लिए, और वो न्यू साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनाता है कि जो डॉग है वो भाव भाव की साउंड निकालेगा और जो कैट है वो म्याऊ म्याऊ की साउंड निकालता है। और जो न्यू साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनता है वो नई इंफॉर्मेशन के साथ फिट होता है, जिसको कि बार बार रिपीट करने के बाद जो है बच्चा एनकाउंटर कर पाता है कि डॉग और कैट अगर उसके सामने आ जाती है, तो बार बार जब वो कैट का सामना करता है, बार बार कैट को देखता है, तो उससे उसको डिफरेंस पता चलता है कि डॉग और कैट में दोनों जो एनिमल हैं वो दोनों डिफरेंट एनिमल है, जब कैट जो है म्याऊ म्याऊ की साउंड निकालती है। अकोमोडेशन की जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है इक्विलिब्रेशन। इसको इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, व्हेन द चाइल्ड एसिमिलेट्स मोर इनकमिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब बच्चे के पास जो है बच्चा जो है और ज़्यादा इंफॉर्मेशन को एसिमुलेट करता है, इनकमिंग इंफॉर्मेशन उसके सामने जब और ज़्यादा आती है, तो उस इनकमिंग इंफॉर्मेशन को जब वो एसिमुलेट करता है इनटू हर एग्जिस्टिंग स्कीमा, जो उसके माइंड में पहले से स्कीमा एग्जिस्ट कर रही है, तो एग्जिस्टिंग स्कीमा में जब वो और ज़्यादा इनकमिंग इंफॉर्मेशन को जो है ऐड ऑन करता है, देन एकोमोडेटिंग existing schema to fit in incoming information। तब जो है जो एकोमोडेटिंग करता है वो एग्जिस्टिंग स्कीमा में यानी कि जो मॉडिफिकेशन करता है, बदलाव करता है, जो उसके माइंड से पहले से फिट है स्कीमा, उस स्कीमा में जो है वो नई जो इनकमिंग इंफॉर्मेशन आ रही है उसको वो चेंज करके उसमें मॉडिफाई करता है। तो उसी चीज़ को बोला जाता है, उसी प्रोसेस को बोला जाता है, इट इज़ कॉल्ड द स्टेट ऑफ कॉग्निटिव कंफर्ट। तो उसी स्टेट को जो है कॉग्निटिव कंफर्ट की स्टेट बोला जाता है, या फिर इक्विलिब्रियम की स्टेट बोला जाता है। जब बच्चा जो है नई जो इनकमिंग इंफॉर्मेशन है उसको, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसके माइंड में बना हुआ है, उस एग्जिस्टिंग स्कीमा में वो
उस एग्जिस्टिंग स्कीमा में बदलाव करके उस नई इनकमिंग इंफॉर्मेशन को वो ऐड ऑन करता है, तो उसी स्टेट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे द बैलेंस between assimilation and accommodation process varies over time। तो पियाजे के अकॉर्डिंग जो बैलेंस होता है असाइमिलेशन और एकोमोडेशन प्रोसेसेस के बीच में, वो टाइम के साथ वेरी करता है, यानी कि टाइम के साथ वो चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसा कि हमने कैट और डॉग के एग्जाम्पल में देखा। ठीक है, जब बच्चे के सामने जब डॉग आता है तो डॉग के भी 4 टाँगे होती है, 2 कान होते हैं, ठीक है? और कैट के भी सेम फीचर्स, कुछ फीचर्स सेम होते हैं, 4 टाँगे, 2 कान, 2 आँखें होती है। तो जब बच्चे के सामने डॉग आता है, तो उसको जब बता दिया जाता है कि ये डॉग है, डॉग की 4 टाँगे, 2 आँखें ये होती है, तो उस टाइम पे वो उसका असिमिलेशन हो गया। देन उसके बाद जो है बच्चे के सामने कैट आती है, तो वो समझता है, तो उसके माइंड में जो है डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट क्रिएट होगी, तो वो समझता है कि दोनों सेम हैं। बट जब कैट जो है म्याऊ की साउंड निकालती है, देन उसके माइंड में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। जब डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होगा तो फीचर्स तो सेम है, बट जब कैट म्याऊ की साउंड निकालती है तो बच्चे को पता चल जाता है कि कैट और डॉग जो हैं ये दोनों डिफरेंट एनिमल्स हैं, दोनों सेम एनिमल्स नहीं हैं। तो जब ये डिफरेंशिएट कर लेता है बच्चा, तो उस टाइम उसमें एकोमोडेशन हो जाती है। और जब इक्विलिब्रेशन की स्टेट कब आ जाती है, जब उसके सामने जो है हम किसी और एनिमल को उसके सामने लाएंगे, तो उसको वो उस टाइम पे उसमें इक्विलिब्रियम की स्टेट क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि वो डिफरेंशिएट करने में जो है एबल हो जाता है कि कुछ फीचर्स सेम हो सकते हैं, बट हर एक एनिमल जो है दूसरे एनिमल से जो है डिफरेंट होता है, तो वो इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी। तो the process of moving from the state of disequilibrium to equilibrium state is called equilibration। तो इक्विलिब्रेशन क्या होती है? वो प्रोसेस होती है जहाँ से जिसमें जो है डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट से इक्विलिब्रियम की स्टेट की ओर जाया जाता है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इक्विलिब्रेशन। वी ऑल वांट टू बी इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये नेचर है कि सभी ऑर्गेनिज्म जो है इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहना चाहते हैं।